और सरिता, जीतरवाल, खुशी, मनीष, रवि, गीता, अनीता शर्मा। चलो बिल्कुल सभी का स्वागत, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और जय महाकाल, हर हर महादेव। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि अपने शुरुआत के 5 मिनट किसके लिए रिजर्व रहते हैं, जो आपकी प्रीवियस क्लास की समस्याएं हैं उनके लिए। तो बताएं कोई समस्या हो तो जल्दी से, है ना। कोई भी समस्या, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ हो तो वो बताएं। और ये भी बताएं कि हम पिछली क्लास तक आप कितना पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा ये मानना है कि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे और दीर्घ संधि के हमने 2 सूत्र पढ़ लिए थे, है ना। 2 सूत्र पढ़ लिए थे। दीर्घ संधि का तीसरा सूत्र हमें पढ़ना है। दीर्घ संधि और बिल्कुल सुनील कुमार, आरजे पवार, रफीक, ताराचंद, काला सिंह, विष्णु यादव, दिव्या यादव, अनीता पटेल, हर्ष चोपड़ा, रिंकू कुमार भैरवा, भरत सिंह, चलिए खुशी चौधरी। चलिए, उ वाला सूत्र, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि तीसरा सूत्र हमें देखना है। आज 2 सूत्र हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा सूत्र यह कहता है कि उ अथवा उ के बाद में फिर से उ अथवा उ हो तो उ क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है। दूसरे सूत्र के उदाहरण बाकी हैं। चलो कोई ना, दूसरे सूत्र के उदाहरण पहले पूरे कर लेते हैं। चलिए, ये सूत्र बाद में लिख लेंगे, अपने क्या है, उदाहरण बाकी है तो पहले जो बाकी है वो करेंगे भाई, बाकी कुछ नहीं रखेंगे, है ना। चलिए, तो दूसरा सूत्र यानी कि सूत्र ब लगा लो। और ये सूत्र कहता है कि ई अथवा ई के बाद फिर से ई अथवा ई होगा तो ई क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यही का पढ़ रहे थे। चलिए, तो ई के जो उदाहरण है वो उदाहरण हम लिख लेते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले हमने जो भी लिखा वो सब आपके समझ में आ गया होगा कि हम स्वरों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, है ना। तो इसके उदाहरण में शुरू करता हूं। जैसे एक शब्द आ जाता है पृथ्वी प्लस ईश, गौरी प्लस ईश्वर। अच्छा, शब्द अपने को विच्छेद के लिए देने हैं ना आपको, तो है ना। तो लिख लीजिएगा पृथ्वीश, गौरीश्वर, सचेंद्र, रतीश, रवीश, रविंद्र, गिरीश, है ना। और क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र, और क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा, लक्ष्मीश्वर, कवीश्वर, प्रतीति, अतीत, अतीव, अभीप्सा, अभीप्सित, है ना। और क्या हो जाएगा, महतीच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाते हैं। इन सभी में देखो सब जगह दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है,
और इन सब का विच्छेद करोगे तो कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे शब्द आ गया पृथ्वीश। पृथ्वीश का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके उदाहरण में देख चुका हूँ, कई साथियों ने इसका उत्तर ऑलमोस्ट दे दिया है, पृथ्वी प्लस ईश, बिल्कुल सही उत्तर है, शाबाश। और इसी तरह से गौरीश्वर का क्या हो जाएगा, गौरी, ध्यान रखना गौरी में ई की मात्रा बड़ी होती है, गौरी माता पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, गौरी प्लस ईश्वर जो शब्द है वो भगवान शिव का पर्यायवाची भी है, भगवान विष्णु का भी पर्यायवाची, भगवान ब्रह्मा का भी पर्यायवाची, सबके लिए आता है ना। चलिए, इसके बाद में सचींद्र शब्द आ गया है, तो शब्द क्या हो जाएगा, सची में ई की मात्रा बड़ी होती है, उसके बाद में शब्द आ जाता है इंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो भाई सीधी सी बात है, एग्जाम में पता लगाने का तरीका है कि हम जुड़ा हुआ शब्द आया है तो स्वर कौन सा आया है, और उस स्वर का विभाजन हम किन किन शब्दों में या किन किन स्वरों में करते हैं, ये हमें आना चाहिए। और ये बिल्कुल इतने एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद तो आपको आ जाना चाहिए। तो बेटा ये सवाल अब अगर आप करते हो अब कि हमें एग्जाम में कैसे पता लगाएंगे, तो भाई फिर आप पढ़ किस लिए रहे हो, पता लगाने के लिए ही तो पढ़ रहे हो ना। इसी तरह से एग्जाम में पता चलेगा। जैसे गौरी प्लस गौरीश्वर शब्द आ गया, विच्छेद पूछा तो आप क्या बताओगे, गौरी प्लस ईश्वर। संधि कौन सी है, तो ई प्लस ई जुड़कर दीर्घ ई किस में होता है, दीर्घ संधि में होता है, और तो कहीं पर ये स्थिति आएगी नहीं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है ये। रतीश का क्या हो जाएगा, रति प्लस ईश। रवीश का क्या हो जाएगा, रवि प्लस ईश। और रविंद्र का क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। गिरीश का क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द आ जाते हैं। इसके बाद में गिरीन्द्र का क्या हो जाएगा, गिरी प्लस इंद्र। प्रतीक्षा का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस ईक्षा। लक्ष्मीश्वर का क्या हो जाएगा, लक्ष्मी प्लस ईश्वर। और कवीश्वर का क्या हो जाएगा, कवि प्लस ईश्वर। और प्रतीति का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस इति। अतीत का क्या हो जाएगा, अति प्लस इत। और अतीव का क्या हो जाएगा, अति प्लस इव। और अभीप्सा का क्या हो जाएगा, अभी प्लस ईप्सा। ठीक है, और अभीप्सित का क्या हो जाएगा, अभी प्लस ईप्सित। और इसी तरह से महती इच्छा शब्द को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, महती प्लस इच्छा, ये शब्द हो जाएगा। और अधीन का क्या हो जाएगा, अधि प्लस इन हो जाएगा। इसी तरह से कुछ एक शब्द और आ जाते हैं, जैसे एक शब्द आ जाता है वीक्षक, फिर एक शब्द और आ जाता है परीक्षक, फिर एक शब्द और आ जाता है परीक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से, हाँ बिल्कुल, गिरी का मतलब पहाड़ होता है बेटा, है ना, बिल्कुल सही पकड़े हो, ऐसे पकड़े रहो बस, और क्या, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा, कसम से कहता हूँ। वीक्षक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वी प्लस ईक्षक। ठीक है, परीक्षक का भी क्या हो जाएगा, परी प्लस ईक्षक। और परीक्षा का क्या हो जाएगा, परी प्लस ईक्षा, ये शब्द हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बाकी सभी एग्जाम्पल उम्मीद करता हूँ अब तो हो जाने चाहिए। कोई डाउट किसी को, लिखो इन सब को एक बार, कोई डाउट हो तो वापस पूछो, नहीं हो लिख लिया हो तो ठेंगा दिखाओ बेटा जल्दी से, है ना, बोले तो थम्स अप करो, उसके बाद में हम चलते हैं और आगे। चलिए, किसी के भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो पूछो। नो डाउट, डाउट्स ऑल आउट।
चलिए, शाबाश। वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं आगे अगले सूत्र के बारे में। अगला सूत्र क्या कहता है? अगला सूत्र ये कहता है, तीसरा सूत्र ये कहता है कि उ अंट वाम मामा उ अंट वाम मामा, बोले तो उ के बाद में फिर से क्या हो? उ अथवा उ हो, तो इन दोनों के योग से स्वर क्या हो जाएगा? उ दीर्घ हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, दीर्घ उ को बना लेते हैं। अब किस प्रकार से बनाएंगे? तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले उ के बाद में उ आएगा तो उ क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया है, गुरु प्लस उपदेश। ठीक है, दोनों तरफ ऊ छोटे हैं। इसके बाद में आप देखो, यहाँ गुरु में ऊ छोटा है, उपदेश में ऊ छोटा है, दोनों जुड़ेगा तो ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है, इसी तरह से हम अगला उदाहरण देखेंगे, छोटे ऊ के बाद में इस बार बड़ा ऊ आ जाएगा तो भी ऊ कैसा होगा? ऊ बड़ा ही होगा, है ना। अभीप्सित में ई और ई क्यों आई बेटा? अभीप्सित में देखो, अभी में उपसर्ग का कौन सा है? जितने भी उपसर्ग होते हैं ना, कुछ बातें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। अभीप्सित में आप देखिएगा, अभी उपसर्ग और जितने भी उपसर्ग होते हैं, सभी उपसर्गों में ई और ऊ की हमेशा छोटी मात्राएं ही आती है। बात आ गई समझ में? हाँ, अभी और ईप्सा में ई बड़ी है और ईप्सित में भी क्या रहेगी? ई बड़ी ही रहेगी। तो अभी प्लस ईप्सित। अब अभी में देखिए स्वर कौन सा है? ई छोटा है। ईप्सित में ई बड़ा है। दोनों जुड़ेगा तो ई क्या होगा? बड़ा होगा, बस। और क्या? और इसी प्रकार से शब्द क्या हो जाएगा? अभीप्सित हो जाएगा। बात आ गई समझ में? और यही शब्द उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ लिखा होगा। अच्छा, अभीप्सा अभीप्सित दोनों लिखे हुए हैं ना, तो इसी तरह से ये सभी उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आप देखिएगा, अगला सूत्र हमने बात की थी कि छोटे ऊ के बाद में ऊ बड़ा आ जाएगा तो भी ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? तो इसमें आप देखिएगा, बहु प्लस ऊर्जा। ठीक है, बहु में ऊ छोटा है, ऊर्जा में ऊ बड़ा है, दोनों को जोड़ेंगे ऊ बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आप देखेंगे, बड़े ऊ के बाद में यदि छोटा ऊ आ गया तो भी ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ आ जाए तो जैसे यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा, भू प्लस उत्पत्ति। भू में ऊ बड़ा है, उत्पत्ति में ऊ छोटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखोगे कि बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ होगा तो भी ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो उदाहरण आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, सरयू प्लस ऊर्मी। ठीक है, तो इस प्रकार के ये एग्जाम्पल आ जाते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ये एग्जाम्पल यहाँ आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर आप देखोगे कि शब्द आ गया है गुरु प्लस उपदेश। गुरु प्लस उपदेश में गुरु के र में स्वर कौन सा है? र में स्वर ऊ है। उपदेश में स्वर ऊ है, और ऊ प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बट एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आधे र के साथ में जब हम छोटे ऊ की मात्रा को या छोटे ऊ को जोड़ते हैं तो र में जो ऊ की मात्रा लगती है उसमें गांठ नहीं लगती है और मात्रा थोड़ी सी नीचे मुड़ी हुई होती है। ये ऊ छोटा है, जबकि अगर बड़े ऊ की मात्रा को लगा दोगे तो र में जो ऊ बड़े ऊ की मात्रा लगेगी उसमें गांठ भी रहेगी और मात्रा थोड़ी सीधी भी रहेगी। ये दीर्घ ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ ऊ, बोले तो बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आप देखोगे बहु प्लस ऊर्जा। बहु में ऊ छोटा है, ऊर्जा में ऊ बड़ा है, दोनों को जोड़ोगे तो ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और इस प्रकार से ये शब्द क्या हो जाएगा? बहुऊर्जा। ठीक है, गुरु प्लस उपदेश को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? गुरु उपदेश। दोनों स्वर जुड़कर एक हो जाते हैं, इसलिए फिर दूसरा स्वर अलग नहीं रहेगा। बात आ गई समझ में? इसके बाद में भू प्लस उत्पत्ति में आप देखो, भू में ऊ कैसा है? बड़ा है।
जबकि उत्पत्ति में ऊ छोटा है, और दोनों को जोड़ोगे तो ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इस प्रकार से शब्द क्या हो जाएगा, भूतपत्ति। क्या हो जाएगा शब्द, भूतपत्ति। तो इस प्रकार से, इसी तरह से आप देखोगे सरयू में ऊ बड़ा है, ऊर्मी में भी ऊ बड़ा है, दोनों ऊ को जोड़ोगे तो भी ऊ क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और इस प्रकार से शब्द क्या हो जाएगा, सरयूर्मी, ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के एग्जाम्पल आ जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे कुछ और उदाहरणों के बारे में। तो उदाहरणों में आप यहां पर क्या लिख लोगे, गुरूपकार, ठीक है, साधुपागम, प्रभुपासना, पशुदंड, वसूतकोच, वधूत्सव, वधूल्लास, ठीक है, और क्या हो जाएगा, मृदुक्ति, ठीक है, कटुक्ति, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, ठीक है। इसके बाद में शब्द क्या आ जाएगा, सूक्ति, अनुदित, ठीक है, और क्या हो जाएगा, सरयूद्गम, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बहुपकार, और शब्द क्या हो जाएगा, भूर्जा, भूष्मा, ठीक है। इन सभी शब्दों को लिखो। चलिए, अब इन सभी शब्दों की आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, बहुत सिंपल तरीके से। वैसे आप लोग कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा है, शाबाश। देखिए, गुरु उपकार का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, गुरु प्लस उपकार। साधुपागम का क्या हो जाएगा, साधु प्लस उपागम। और प्रभु उपासना का क्या हो जाएगा, प्रभु प्लस उपासना। पशु दंड का क्या हो जाएगा, पशु प्लस उद्दंड। वसूतकोच का क्या हो जाएगा, वसु प्लस उत्कोच। वधूत्सव का क्या हो जाएगा, वधू प्लस उत्सव, ठीक है। वधूल्लास का क्या हो जाएगा, वधू प्लस उल्लास। मृदुक्ति का क्या हो जाएगा, मृदु प्लस उक्ति। कटुक्ति का क्या हो जाएगा, कटु प्लस उक्ति। वस्तुत्प्रेक्षा का क्या हो जाएगा, वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा। और हेतु उत्प्रेक्षा का क्या हो जाएगा, हेतु प्लस
उत्प्रेक्षा। ठीक है, छापो इन सबको। इसी प्रकार से सूक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सु प्लस उक्ति, उ प्लस उ जुड़कर उ बड़ा हो जाएगा। अनुदित का क्या हो जाएगा? अनु प्लस उदित। सरयुद्गम का क्या हो जाएगा? सरयु प्लस उद्गम। और बहुपकार का क्या हो जाएगा? बहु प्लस उपकार। भूर्जा का क्या हो जाएगा? भू प्लस ऊर्जा। इसी तरह से एक शब्द और आ जाता है भूष्मा। इसके बाद में और आ जाता है भानुष्मा। फिर एक शब्द और आ जाता है विधुदय। तो ये एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब भूष्मा शब्द को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? भू प्लस ऊष्मा। और भानुष्मा का क्या हो जाएगा? भानु प्लस ऊष्मा। और विधुदय का क्या हो जाएगा? विधु प्लस उदय। इस प्रकार से ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को इनमें से? और अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो एक दो शब्द और याद आ गए हैं, जैसे कि विधुज्वल, है ना, और भानुन्मेष। ये दो शब्द और आ गए, इनका भी संधि विच्छेद कर लो तो क्या हो जाएगा? विधु प्लस उज्ज्वल। और दूसरा क्या हो जाएगा? भानु प्लस उन्मेष। तो इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल आ जाते हैं। समझ में आ गई सबके बात? लिख लिया हो तो ठेंगा दिखाओ, जल्दी से थम्स अप करो, ओके करो, उसके बाद में हम चलते हैं और आगे। जिसने लिख लिया हो लिखते ही तुरंत वापस इंटरेक्शन कर दो बेटा, एक बार जल्दी से अपने कमेंट शुरू कर दो। आपके पास भी यदि किसी बुक्स में, गाइड्स में, नोट्स वगैरह में कोई नया शब्द हो तो एक बार जिसका संधि विच्छेद आपसे नहीं हो रहा हो वो भी पूछ लेना। चलिए, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे। वेल डन। अगला इसके बाद में आप देखोगे चौथा और अंतिम सूत्र आ जाता है दीर्घ संधि का। और ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि री के बाद में यदि फिर से री आ जाएगा तो री क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, री के बाद में अगर फिर से री आ जाएगा तो री क्या हो जाएगा? दीर्घ। एक शब्द में एक से ज़्यादा संधि बिल्कुल हो सकती है बेटा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। एक एक शब्द के जितने खंड बनते हैं उतने नियम अनुसार संधियाँ हो सकती है। बात आ गई समझ में? प्राथमिक रूप से हमें ये देखना है कि आमतौर पर आपको सवाल में जो संधि पूछी जाएगी वो एक संधि के बारे में ही सवाल पूछा जाएगा, दो संधियों के बारे में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में कोई ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई सवाल आ जाए तो आ जाए, बाकी मोस्टली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, री वाले उदाहरण आप देखोगे यहाँ पर तो एक शब्द आ जाएगा, सबसे पहले री के बाद में री होगा तो री क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। एकमात्र एक ही इसका सूत्र बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे कि शब्द आ जाता है पितृ प्लस ऋण। अब आप देखिएगा सबसे पहले छोटे और बड़े री का अंतर समझिए। ये जो मैंने री लिखा है ये ह्रस्व री है,
ठीक है। और इसके आगे जो मैं ये री लिख रहा हूँ, ये री दीर्घ है, और इसका पता आपको यहाँ चलेगा। देखो यहाँ पर ये एक मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर ये मात्राएं, ये जो राउंड है वो कितने, 2 बार आए हैं। तो इस प्रकार से आप इनका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी हलंत अक्षर के बाद में अगर री स्वर आता है तो अक्षर के नीचे री की मात्रा लिखी जाती है। लेकिन री स्वर युक्त अक्षर के बाद में यदि फिर से एक बार और री आ जाए तो फिर यही मात्राएं नीचे कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। जो 2 मात्राएं यहाँ लगाई है ना, यही 2 मात्राएं यहाँ आ जाती हैं। बात आ गई समझ में? तो इस प्रकार से इसके उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है। उत्प्रेक्षा बेटा एक अलंकार का नाम है ना? एक अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, यदि आपने पढ़े होंगे तो, है ना? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सरोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। तो यहीं पर देखो, पितृ में एक री की मात्रा आई है, ऋण में री की मात्रा एक और आ गई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक मात्रा तो री की है, एक मात्रा और जुड़ जाएगी, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, पितृण। कुछ इस प्रकार से ये शब्द हो जाता है। बात आ गई समझ में? इसी तरह से एक शब्द और आ जाता है, मातृ प्लस ऋण को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, मातृण हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा आप शब्द लिख लोगे, कर्तृ प्लस ऋण का क्या हो जाएगा, कर्तृण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में पितृ प्लस ऋषि, मातृ प्लस ऋषि। ठीक है। तो ये उदाहरण कुछ और आ जाते। पितृ प्लस ऋषि को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पितृषि हो जाएगा। मातृ प्लस ऋषि को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मातृषि हो जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए इसके जोड़ने के लिए। ठीक है। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ विच्छेद करने के लिए, जिसके लिए मैं, जिसमें कुछ एक शब्द हम ऐसे लिख लेते हैं। जैसे एक शब्द आ गया है होत्रिकार, पात्रिद्धि, ज्ञातृचा। ठीक है। और शब्द क्या आ जाएगा, होत्रिकार, पात्रिद्धि, ज्ञातृचा। और शब्द आ जाएगा मातृते, ज्ञातृत। तो ये सभी एग्जाम्पल यहाँ आ जाते हैं। ठीक है ना? नहीं, इनमें यण संधि नहीं है। यण संधि में क्या चाहिए, री के आगे कोई असमान स्वर चाहिए, यानी कि री को छोड़ करके कोई अन्य स्वर चाहिए। आगे पढ़ेंगे, चिंता ना करो अभी आप इन सभी को देखो एक बार। होत्रिकार का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद होत्रि प्लस रिकार हो जाएगा। ठीक है। पात्रिद्धि का क्या हो जाएगा, पात्रि प्लस रिद्धि हो जाएगा। और इसी प्रकार ज्ञातृचा का क्या हो जाएगा, ज्ञात्री प्लस रीचा हो जाएगा। और मातृते का क्या हो जाएगा, मातृ प्लस रीते हो जाएगा। और ज्ञातृत का क्या हो जाएगा, ज्ञात्री प्लस रित। तो इस प्रकार से इन शब्दों का क्या हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक है। लिखो इन सब को, छापो, और समझ में आ गई हो तो एक बार ओके करो। उसके बाद में हम चलते हैं और आगे। लिखो जल्दी से, और जल्दी से थम्स अप करो, ओके करो बेटा। उसके बाद में हम चलते हैं और आगे।
अच्छा, कर्तृ प्लस ऋण को, हाँ बिल्कुल ऊपर वाला री भी आएगा इसमें। चलिए, कर्तृण। देखो, कर्तृ में जो ऊपर है वो तो र है और नीचे जो है वो मात्रा। री की जो मात्रा लगेगी वो हमेशा अक्षर के नीचे लगेगी, और ऊपर जो लिखा जाता है वो केवल र है, वो यहाँ यथावत रहेगा, उसमें नो चेंज, है ना। कर्तृ प्लस ऋण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्तृण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए, ये दीर्घ संधि यहाँ समाप्त हो गई है और इसके अपवाद अभी भी बाकी बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अपवाद इसके अभी कर लेने चाहिए साथ साथ में, है ना। चलिए, अपवाद क्या होते हैं दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि के जो अपवाद होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। अब वो दो टाइप के अपवाद कौन कौन से होते हैं। जो पहला प्रारूप होगा वो तो क्या हो जाएगा कि स्वरों की स्थिति होने पर भी दीर्घीकरण का अभाव स्वरों की स्थिति होने पर भी दीर्घीकरण का अभाव। चलिए, स्वरों की स्थिति ये कहती है कि यहाँ दीर्घ होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर दीर्घीकरण नहीं हो पाता है। अब ऐसे कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला शब्द क्या आ जाता है, आप लिख लीजिएगा, स्वरों की स्थिति होने पर भी दीर्घीकरण का अभाव। अब इसको समझिएगा कैसे होता है यह अभाव। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है सार प्लस अंश, सार प्लस अंश, तो यहाँ पर आप देखोगे सार के र में स्वर कौन सा है, अ है, अंश में स्वर कौन सा है, अ है, अ प्लस अ जुड़कर क्या हो जाएगा, आ, और इस प्रकार से यहाँ शब्द क्या हो जाएगा, सारांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारांश। बात आ गई समझ में। लेकिन यहां पर हम जो शब्द लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सार प्लस अंग। अब इसको जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, सारांग तो नहीं बनेगा। क्या बनाओगे जोड़ के, बिल्कुल आपको मालूम है क्या बनाओगे। अब इसी तरह से बाकी जोड़ो, ठीक है। सार प्लस अंग क्या हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। मात्र प्लस अंड क्या हो जाएगा, मार्तंड हो जाएगा। और यहां पर शब्द आ जाएगा कुल प्लस अटा, क्या शब्द हो जाएगा, कुलटा हो जाएगा। चिर प्लस अंतर क्या हो जाएगा, चिरंतर हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं, री वाला यण संधि का नहीं है बेटा, ये आता है। अटन का अर्थ भ्रमण होता है बेटा प्रियंका, समझ लेना। जो मैंने शब्द लिखवाया है आपको दीर्घ संधि के पहले सूत्र में, अटन, अटन का मतलब क्या होता है, भ्रमण, घूमना, है ना। बात आ गई हो समझ में, तो जल्दी से एक बार ठेंगा दिखाओ बेटा। ठीक है, चलिए, चिर प्लस अंतर का क्या हो जाएगा, चिरंतर। तो इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाते हैं। सारंग आ जाएगा, मार्तंड आ जाएगा, कुलटा आ जाएगा, चिरंतर आ जाएगा, ये सभी के सभी एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाते हैं। अब इन सभी में आप देखिएगा कि प्रथम पद में अ है, दूसरे पद में भी अ है, लेकिन जोड़ोगे तो इनका आ कहीं पर भी नहीं होगा। एक शब्द और आ जाता है, सह प्लस अस्तित्व
ठीक है, तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, सभी शब्दों में सार, मार्त, कुल, चिर, सह, इन सभी में स्वर क्या है, अंतिम स्वर अ है। अंग, अंड, अटा, अंतर और अस्तित्व, इनमें भी स्वर कौन सा है, अ है। तो नियम के अनुसार तो क्या हो जाना चाहिए, आ हो जाना चाहिए, मगर ये अपवाद कहता है कि यहाँ पर इस आ का होना गलत है। इस आ का ही रूपांतर हम यहाँ पर किस में करेंगे, अ में करेंगे। ये आ भी आ ना होकर के अ ही हो जाएगा। ठीक है, निरंतर इसमें नहीं आएगा बेटा। ठीक है, और अपवाद क्या होते हैं, तो जो शब्द स्थिति होते हुए भी मूल अनुसार, मूल नियमों के अनुसार न चल करके और किसी अन्य रूप में चलते हैं या कोई अन्य रूपांतर स्वीकार कर लेते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। अब देखिए अ प्लस अ जुड़कर नियम के अनुसार तो आ होना चाहिए, मगर नहीं होता है। अगर नियम के अनुसार आ हो जाता फिर तो ये शब्द नियम के अनुसार हो जाता। अ प्लस अ जुड़कर आ नहीं होता है, अ ही रह जाता है, यही क्या है, अपवाद है। तो सार प्लस अंग को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। मार्त प्लस अंड को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मार्तंड हो जाएगा। कुल प्लस अटा का क्या हो जाएगा, कुलटा हो जाएगा। चिर प्लस अंतर का क्या हो जाएगा, चिरंतर हो जाएगा। और सह प्लस अस्तित्व का क्या हो जाएगा, सह अस्तित्व हो जाएगा। ये सभी के सभी एग्जाम्पल किस में आ जाते हैं, अपवाद में। ठीक है ना, चलिए लिखो एक बार इन सब को। दीन प्लस नाथ वगैरह आगे वाले इसके पार्ट में आएंगे बेटा, ये से है ना, आगे इसकी एक पार्ट अभी और बाकी है। ये दूसरा पार्ट क्या कहता है, स्वरों की स्थिति न होने पर भी दीर्घीकरण होना। स्वरों की स्थिति न होने पर भी क्या हो जाना, दीर्घीकरण होना। ठीक है, हाँ अठन्नी एक और शब्द यहाँ पर लिखा जा सकता है, 8 प्लस अन्नी को जोड़ोगे तो क्या होता है। वैसे ये जो 8 प्लस अन्नी वाला है ये तद्भव शब्द है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आएंगे, देखो यहाँ पर तो स्थिति थी, दीर्घीकरण नहीं हुआ, यहाँ स्थिति नहीं होगी फिर भी दीर्घीकरण हो जाएगा। सह प्लस अस्तित्व में अब देखो बाकी चिर प्लस अंतर, अ प्लस अ जुड़कर एक अ हो जाता है, लेकिन यहाँ सह का अ भी यथावत रहता है, अस्तित्व का अ भी यथावत रहता है। दोनों को जोड़ते हैं तो सहस्तित्व नहीं होता है, दोनों शब्द अपनी मूल स्थिति में बने रहते हैं। तो यहाँ संधि की स्थिति है ये जताने के लिए हम इस बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे उदाहरण आ जाएगा, विश्व प्लस मित्र, मित्र प्लस वरुण, 1 प्लस 10, मूसल प्लस धार, सत्य प्लस नाश। कुछ इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा विश्व प्लस मित्र को जब आप जोड़ोगे, अब यहाँ पर आप देखो विश्व, मित्र, एक, मूसल और सत्य, इन सभी का अंतिम स्वर क्या है, अ है। लेकिन उत्तर पद में जो शब्द आया है उसमें देखो कहीं पर भी जो यहाँ पर जो स्वतंत्र अ आया है, ऐसा स्वतंत्र रूप से अ यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फिर भी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का दीर्घीकरण हो ही जाएगा, यानी इस अ का दीर्घीकरण में रूपांतर हो ही जाएगा। जैसे विश्व प्लस मित्र को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएगा। ठीक है, मित्र प्लस वरुण को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, मित्रावरुण हो जाएगा। 1 प्लस 10 को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, एकादश हो जाएगा। मूसल प्लस धार को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा,
मूसलाधार हो जाएगा, और सत्य प्लस नाश को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो स्थिति होते हुए भी दीर्घीकरण नहीं होता है, इसी कारण यह शब्द क्या है? क्या है? संधि है। नहीं, सह प्लस अस्तित्व में संयोग नहीं कह सकते बेटा। संयोग में तो क्या होता है कि यहाँ कोई स्वर वर्ण नहीं होता है, व्यंजन वर्ण, एक स्वर होता है और यहाँ पर कोई व्यंजन वर्ण होता है, और उनका क्या होता है? संयोग हो जाता है। ठीक है ना, मूसल आधार नहीं होता है बेटा, है ना। संयोग बेटा इनको किसी को नहीं कहेंगे, इन सबको हम संधि ही कहेंगे। आते हैं ये सब संधि में ही, क्योंकि संयोग की स्थितियाँ अलग होती है। संयोग में से महा प्लस देव, महा में आ गया, आगे शब्द देव आ गया, है ना, दोनों को जोड़ के आपने महादेव बना दिया तो कोई रूपांतर नहीं हुआ। यहाँ देखिएगा, सार में अ है, अंग में अ है, दोनों तरफ अ है, जुड़ करके आ होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस कारण इसको हम संधि के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अपवाद जो होते हैं वो इतने ही होते हैं, और इनको अगर आप ध्यान में रखोगे, है ना, 2-4 बार देख लेना, परीक्षा में आएंगे तो अपने आप अनुमान हो जाएगा कि इनका सही रूप क्या होगा। बाकी ज़्यादा भेजामारी नहीं करने का इनमें, है ना। इसके बाद में अगला जो सूत्र आ जाता है, दूसरा सूत्र, दूसरी जो संधि आ जाती है वो आ जाती है गुण संधि। गुण संधि, ठीक है। गुण संधि में क्या होता है, तो देखो सबसे पहले हमने दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर लिए थे? अ अथवा आ। दीर्घ संधि में स्वर दूसरा क्या आया था? ई अथवा ई। तीसरा क्या आ गया था? उ अथवा उ। और चौथा क्या आ गया है? री आ गया है। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखोगे कि अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई होगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार अ अथवा आ के बाद में उ अथवा उ होगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और अ आ के बाद में यदि री होगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। और इसी रूपांतर को हम क्या कहते हैं? निरंतर में बेटा विसर्ग संधि है। आपको बताया ना मैंने, निरंतर में विसर्ग संधि है, वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ दिमाग मत लगाओ उसका, जहाँ आएगा वहाँ निरंतर शब्द भी आ जाएगा। ठीक है ना। तत्सम तद्भव शब्द बेटा आपकी पूरा चैप्टर है, वो चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, निश्चिंत रहो आप, है ना। अभी इस चीज़ को लेकर आप परेशान मत हो। तत्सम और तद्भव शब्द कैसे पहचानेंगे उनका पूरा चैप्टर है, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा। अब देखिएगा कि गुण संधि की परिभाषा आप इस दीर्घ संधि वाले इन्हीं सूत्रों से बना सकते हो। देखो अ आ ई उ और री, ये सभी स्वर दीर्घ संधि में आए थे। अब इनमें आप क्या करो, अ आ को बाकी सबसे अलग कर लो। बाकी सबसे अलग हो जाएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी? अ आ के बाद में ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए। अ आ के बाद उ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ। और अ आ के बाद री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और इसी रूपांतर को हम क्या कहते हैं? गुण संधि। परिभाषा क्या लिखोगे? अ अथवा आ के बाद, परिभाषा क्या लिखोगे? अ अथवा आ के बाद यदि ई उ तथा री हो तो क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। और इसी रूपांतर को हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। तो परिभाषा आप इसके लिखिएगा, अ अथवा आ के बाद यदि ई उ तथा री हो तो क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। चलिए, ये परिभाषा हो जाती है गुण संधि की। ठीक है,
हाँ, जो अपवाद लिखवाए हैं वो दीर्घ संधि के ही अपवाद हैं। जिस संधि के बाद में अपवाद लिखवाऊंगा वो उसी संधि के होंगे, इतना ध्यान रखो आप, है ना। चलिए, तो ये परिभाषा हो गई अब गुण संधि की। अब देखिए गुण संधि क्या कहती है। गुण संधि पूरी गुण संधि को हम 3 सूत्रों में पढ़ेंगे, जिसका पहला सूत्र क्या कहता है, अ अथवा आ के बाद में ई अथवा ई होगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला सूत्र ये आ जाता है, अ अथवा आ के बाद यदि ई अथवा ई होगा तो इन दोनों के योग से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात आ गई समझ में। और ए होने का मतलब अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगी होगी। तो पहचान ये है कि जहाँ पर अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगी हो, नियम के अनुसार उसके प्रथम स्वर में प्रथम अक्षर में जिस अक्षर पर ए की मात्रा लगी है उस अक्षर में अ या आ की मात्रा रख देनी है, और बाद में यानी ए की मात्रा के बाद वाला जो खंड है उससे पहले आपको ई अथवा ई को जोड़ देना है। अब देखिएगा कैसे। शब्द हम लिखेंगे, सबसे पहले अ के बाद में ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे पहले प्रथम पद का अंतिम स्वर अ, दूसरे पद का प्रथम स्वर ई, अ प्लस ई को जोड़ेंगे तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। और इस ए की जो एक मात्रा हम लगाएंगे, जिस अक्षर में अ की मात्रा है यानी कि प्रथम पद के अंतिम अक्षर में, उसी पर हम इस ए की मात्रा को लगाएंगे। ये बात आ गई सबके समझ में। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, अ प्लस ई को जोड़ करके एक शब्द आ जाता है देव प्लस इंद्र। ठीक है। देव में अ है, इंद्र में ई है, दोनों को जोड़ोगे ए हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ये कहता है कि इसी अ के बाद में यदि ई बड़ी हो गई तो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसके लिए उदाहरण आप क्या लिखेंगे, देव प्लस ईश जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। क्योंकि देव के व में स्वर कौन सा, अ है, और ईश में स्वर कौन सा आ गया, ई आ गया। तो इस प्रकार से है ना। आगे काफ़ी ताबड़तोड़ एग्जाम्पल है, वो भी लिखेंगे इनके। अब यहाँ पर आप देखोगे कि देखो अ के बाद में ई आ गया, अ के बाद में ई दीर्घ आ गया, अ का काम पूरा। अब बात करते हैं आ के बाद में ई आ जाएगा तो भी क्या होगा, ए ही होगा। अब इसके लिए शब्द आ जाता है महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र को जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, महेंद्र, है ना। और इसी तरह से आप देखोगे इसी आ के बाद में ये दीर्घ आ गया तो भी क्या होगा, ए ही होगा। और इसके लिए शब्द आ जाता है महा प्लस ईश। जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, महेश। क्या शब्द हो जाएगा, महेश। तो इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ, समझ में आ गई हो बात तो जल्दी से एक बार ओके करो बेटा, है ना। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, कोई डाउट हो तो वो भी पूछो। देव के व में स्वर कौन सा है, अ। इंद्र में स्वर कौन सा है, ई। अ प्लस ई को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस प्रकार से ये शब्द क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। देव प्लस इंद्र को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र, है ना। इसी प्रकार देव प्लस ईश, देव के व में स्वर कौन सा है, अ है। ईश में स्वर कौन सा है, ई है। अ प्लस दीर्घ ई को जोड़ोगे तो भी क्या होगा, ए। अब देखो अ के बाद में छोटी ई को जोड़ा तो भी ए, अ के बाद में बड़ी ई को जोड़ा तो भी ए। और इस प्रकार से यहाँ शब्द क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा, है ना। इसी तरह से महा प्लस इंद्र को जोड़ोगे तो महा में स्वर कौन सा है, आ। इंद्र में स्वर कौन सा है, ई। अ प्लस ई को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए, है ना। देखो अ वाले तो उदाहरण यहाँ आ गए दोनों, अब यहाँ दोनों उदाहरण आ वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो आ प्लस ई जोड़ के ए बना दिया तो महा प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। और इसी प्रकार से महा में स्वर कौन सा है, आ, और ईश में ई, और दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या होगा, ए। और इस प्रकार से ये शब्द क्या हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा महेश। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल। बाकी इन्हीं के जैसे और दे रहा हूँ।
शब्द क्या आ जाएगा? योगेंद्र। ठीक है, और शब्द क्या हो जाएगा? रमेश। राजेश। सुरेंद्र। और एक शब्द आ जाएगा राजेंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार के ये कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो शब्द आ गया है योगेंद्र, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इसका संधि विच्छेद करना है योगेंद्र में, तो जहाँ पर एक ही मात्रा है ना, वहाँ से हमें शब्द का खंड करना है। मैंने आपको क्या बताया? जिस अक्षर में एक ही मात्रा लगी हो उसमें ज़रूरत के अनुसार अ या आ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर शब्द योग बनेगा या योगा बनेगा? क्या बनेगा? योग बनेगा, है ना। और इंद्र में ई छोटा होता है या बड़ा होता है? तो आप कहोगे छोटा होता है। तो इस प्रकार से जो इंद्र है इससे पहले ई की मात्रा को लगा देंगे, शब्द क्या हो जाएगा? योग प्लस इंद्र। ठीक है, रमेश का क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रमा प्लस ईश, शब्द क्या हो जाएगा? रमेश। इसी प्रकार राजेश का क्या हो जाएगा? राजा प्लस ईश, है ना। सुरेंद्र का क्या हो जाएगा? सुर प्लस इंद्र। और राजेंद्र का क्या हो जाएगा? राजा प्लस इंद्र। ये सभी शब्द लिखो, उसके बाद में नए शब्द और आगे लिखेंगे, है ना। लिखो एक बार इन सभी शब्दों को। और यहाँ तक बात समझ में आ गई तो जल्दी एक बार ओके करना बेटा, है ना। उसके बाद में हम चलेंगे और आगे, बहुत से शब्द हैं इसके भी। राज नहीं होता बेटा, राजा होता है, राजा प्लस इंद्र, है ना। राजा प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा? राजेंद्र हो जाएगा, राज नहीं होता है। राजाओं में जो श्रेष्ठ होता है ना उसको राजेंद्र कहा जाता है। नहीं, सह अस्तित्व संयोग नहीं है बेटा, संधि है, क्योंकि दोनों के बीच में संधि की स्थिति बनी हुई है और दोनों शब्द जुड़कर एक नहीं होते हैं, है ना। दोनों अपने अपने अलग अलग रूप को विवेचित करते हैं, इसलिए। ठीक है ना, ताराचंद के सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, है ना। सह अस्तित्व में संयोग नहीं है, संधि ही मानी जाएगी वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखिएगा आगे कुछ और शब्द मैं लिख रहा हूँ, नए शब्द। जैसे एक शब्द आ जाएगा अथेति, इतरेतर, लोकेतर, ज्ञानेप्सा, पानेच्छा, है ना। अथिति, इतरेतर, लोकेतर, ज्ञानेप्सा, पानेच्छा और ज्ञानेच्छुक, नेति। ठीक है, और यहां शब्द क्या आ जाएगा? अपेक्षा, उपेक्षा, प्रेक्षक, है ना। और शब्द क्या आ जाएगा? प्रेक्षा, उपेंद्र, ठीक है ना, उपेंद्र। और क्या हो जाएगा? अरे भाई, राजेंद्र में इंद्र में कब बड़ी ई आती है यार? राजेंद्र में राजा प्लस इंद्र होगा, इंद्र में ई छोटा ही तो आएगा यार, मतलब है? क्या यार ऐसे दिमाग लगाते हो यार, फालतू का दिमाग लगा रहे हो भाई। ये क्या है नाम? नाम है इसका अश्विन कुमार। बात आ गई समझ में?
बड़ी नहीं लेकिन समझ में नहीं आई। क्या आएगा? राजा में आ है, इंद्र में ई है, इंद्र में ई छोटी होती है तो बड़ी क्यों लिखूंगा मैं, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हैं हृदयेश, है ना, गोपेश्वर, भूतेश, भुवनेश्वर, है ना, और क्या आ जाएगा? नगेंद्र, नागेश। चलिए, तो ये सभी इस टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाते हैं। और इन सब में आप देखिएगा शब्द आ गया है अथेति। अथेति का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? अथ प्लस इति। अथ प्लस इति को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अथेति। सबका संधि विच्छेद शुरू करो बेटा, इंतजार नहीं करना है किसी का भी, है ना, कि मैं सोल्व करूँगा तब आप करोगे, ऐसा ना। शब्द दिख गया, तोड़ फोड़ शुरू कर दो, है ना बात समझ में। आगे देखिए, इतरेतर का क्या हो जाएगा? इतर प्लस इतर। और लोकेतर का क्या हो जाएगा? लोक प्लस इतर। ज्ञानेप्सा का क्या हो जाएगा? ज्ञान प्लस ईप्सा। और पानेच्छा का क्या हो जाएगा? पान प्लस इच्छा। और पानेच्छुक का क्या हो जाएगा? पान प्लस इच्छुक। नेति का क्या हो जाता है? न प्लस इति। और अपेक्षा का क्या हो जाता है? अप प्लस ईक्षा। ठीक है, उपेक्षा का क्या हो जाएगा? उप प्लस ईक्षा। और प्रेक्षक का क्या हो जाएगा? प्र प्लस ईक्षक को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेक्षक हो जाएगा। और प्रेक्षा का क्या हो जाएगा? प्र प्लस ईक्षा, ई बड़ी होगी, है ना। और उपेंद्र का क्या हो जाएगा? उप प्लस इंद्र को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र हो जाएगा। हृदयेश का क्या हो जाएगा? हृदय प्लस ईश, क्या हो जाएगा? हृदयेश। अरे बेटा, तीर्थ प्लस अटन में, अटन का अर्थ मैं आपको 3 बार बता चुका हूं इससे पहले भी। अटन का मतलब क्या होता है? भ्रमण होता है। ध्यान रखना बेटा, ये प्रियंका का सवाल बेटा अगली बार नहीं आना चाहिए ये सवाल, क्योंकि जो सवाल बताया जा चुका है वो चीज़ आप बार बार पूछते हो। ध्यान रखा करो, थोड़ा सा हेडफोन को थोड़ा कस के लगाओ और पैनल पर थोड़ी आंखें लगा के बैठो बेटा, सब बातें समझ में आएगी। अटन का अर्थ क्या होता है? भ्रमण होता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में गोपेश्वर का क्या हो जाता है? गोप प्लस ईश्वर, क्या हो जाएगा? गोपेश्वर। भूतेश का क्या हो जाएगा? भूत प्लस ईश। भुवनेश्वर का क्या हो जाता है? भुवन प्लस ईश्वर। और नगेंद्र का क्या हो जाता है? नग प्लस इंद्र। नगेंद्र जो शब्द है यह हिमालय का पर्यायवाची हो जाता है। किसका हो जाता है? हिमालय का, है ना। नग पर्वत का पर्यायवाची है, पर्वतों में है जो श्रेष्ठ वह अर्थात नगेश यानी कि हिमालय, है ना। भूत कहा जाता है पदार्थों को, और समस्त पदार्थों का जो अधिपति है वो भगवान शिव है, इसीलिए भगवान शिव को भूतेश कहा जाता है। और नागेश, नाग प्लस ईश। नाग का मतलब सर्प, और सभी सर्पों में है जो श्रेष्ठ वह कौन हो जाता है? शेष नाग हो जाता है। तो इस प्रकार से गुण संधि का पहला सूत्र हमने पूरा पढ़ लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, कोई डाउट आपके नहीं रहा होगा। फिर भी यदि कोई आपका डाउट हो तो कल की क्लास में सबसे पहले आपके उन डाउट्स का स्वागत है, उनको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम हमेशा की तरह आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी हो ये बिल्कुल आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वैसे टाइम हो गया है तो अब आपसे एक बार विदा लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे विदा लेता हूँ मैं। नमस्कार, धन्यवाद और जय महाकाल साथियों।